अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरफा वहीद। नाजरीन, मुल्की मईशत IMF के मरहूने मिन्नत खड़ी है। सिक्योरिटी चैलेंज फन फैलाए साम की तरह हमारे सामने मौजूद है, जबकि सियासी चपकलिश मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा चुकी है। सियासी जमातें अपनी अपनी अना, इंतकाम और इक़्तिदार के लालच में इस कदर मशगूल है कि उन्हें ना तो अवाम की फिक्र है और ना मुल्की इस्तेहकाम की। सूबे और विफाक में टकराव की हर हद उबूर होती दिखाई दे रही है। एक दूसरे के वजूद को मिटाने या मुल्क के लिए खतरा करार दिए जाने के बयानात बबांगे दोहल दिए जा रहे हैं। मुल्क की मुफाद की खातिर सबको साथ लेकर चलने, मिसाके मईशत करने की बातें तो होती हैं, मगर उस पर अमल होता दिखाई नहीं देता। ईद तकरीबन गुजर चुकी, अब सियासी जमातें अपने कार्ड सामने लाएंगी। कौन सड़कों पर आएगा और कौन ऐवान में सियासत चमकाएगा। PDM के साबिका इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान अब की बार तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाएंगे या फिर मुफाहमत की नज़र होकर हुकूमत का साथ देंगे। इसका फैसला चंद रोज़ में हो जाएगा, मगर अहम सवाल ये है कि सियासत चमकाने, मुफाहमत करने और मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाने के फॉर्मूले में अवाम कहाँ खड़े हैं। किसी भी सियासी जमात ने वोट लेना हो तो अवाम को सर आंखों पर बिठाते हैं। एहतजाज के लिए इस्लामाबाद बसेस भर कर ले जानी हो तब भी अवाम का साथ ज़रूरी होता है, मगर रिलीफ देने की बात हो, महंगाई कम करनी हो या मुल्क को कर्ज़ों के चुंगल से निकालना हो तो सियासतदानों की तरजीहात में अवाम कभी भी शामिल नहीं होते। अब ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अवाम को महंगाई के कुएं में कितना नीचे फेंकेंगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे एनालिस्ट के एक ज़बरदस्त पैनल ने। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनके साथ साथ अतर काज़मी मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमें इरशाद आरिफ साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब आपसे सवाल का आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएं कि ये ईद के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, उसमें ये भी रखा गया है कि हम हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो है अपोजिशन की तरफ से, ख़ास करके उसमें PTI भी शामिल है और दीगर जमातें भी शामिल है, हम एक मुकम्मल तौर पे तहरीक चलाएंगे। आपको ये तहरीक कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक और दूसरा गुस्ताखी करने लगो आपके साथ काज़मी साहब हैं, इनमें से मुझे लाहौर बैठे इस्लामाबाद से खुशबू आ रही है, इन्हें भी ईद मुबारक। और आपसे जैसे सुपरस्टार एंकर से इख्तलाफ तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गुस्ताखी की मुझे पुरानी आदत है। आपने कहा मुल्क की माशियत IMF के मरहूने मिन्नत है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो पाकिस्तान के बने हुए वेंटिलेटर पे है। हुक्मरानों का मुल्क की माशियत से क्या ताल्लुक? खरबों रुपए के मालक 25,000 रुपये लेने वाले, 40,000 रुपये लेने वाले का दर्द कैसे समझ सकते हैं? उन्हें क्या पता 2 रुपये 75 पैसे बिल बिजली का यूनिट फी बढ़ जाए तो घरों में एक वक्त का खाना भी नहीं पूरा होता। मेफिल फ्लैट में रहने वाले, सिरे महल में रहने वालों को क्या अंदाजा कि घर का किराया 2,000 मालक के 15,000 से 17,000 हो जाता है तो एक बच्चे को मजदूरी पे लगाना पड़ते हैं। इनका तल्लक क्या है? इनका वास्ता क्या है? ये शरीफ हो या जरदारी हो, ये कौम पर भारी है, ये कभी किसी पे भारी नहीं रहे। सारी उम्र कहते रहे मोहतरम आसफ अली जरदारी कि जी ये धरती के नासूर है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम, मैंने इसका साथ दिया तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने कहा बला में पटा डाल के घसीटूंगा। एक बंदे को माइनस करने के लिए सारे टोकरी में अंडे इकट्ठे हो गए। रह गई के मूवमेंट चलाने की PTA की बात और मौलाना की। मौलाना साहब से पहला राब्ता ताकतवर हलकों का हो चुका है। अच्छा, पहला राब्ता हो चुका है, होना नहीं। लेकिन मौलाना साहब जो डिमांड मार रहे हैं, पहले ही इमरान नवाज शरीफ साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने वो हुकूमत ली है कि जब भी ये जाते हैं वो बाहर से दूर से आवाज लगाता है पजामा मेरे ही, शेरवानी मेरी है, क्योंकि मैंडेट चोरी की हुकूमत है। जरदारी साहब ने आईनी ओहदे ले लिए, वजीर दाखिला वो नहीं लगा सके, वजीर फिनांस वो नहीं लगा सके, IG इस्लामाबाद वो नहीं लगा सकते। हाँ, जिस तरह वजीर दाखिला भी वो नहीं लगा सके। माह से कि उन्होंने खुद अपना दाखिला गलत है ना उनका, क्योंकि वो तो 47 के तहत आए हैं, फॉर्म 45 पे नहीं आए।
تو जो बंदा खुद नकल मारता हुआ पकड़ा जाए वो दूसरे को क्या बेचारा बताएगा। अच्छा, आरिफ अमीर भट्टी साहब मुझे ये बताया, अभी आपने कहा मौलाना साहब का जो राब्ता जहां पर होना है वहां पर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हम हुकूमत को और उन हलकों को एक पेज पे ना समझें? देखें, मौजूदा हुकूमत से नवाज शरीफ नाराज है। लफ्ज मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ तो और गिरने के लिए तैयार है। वो कहते हैं मेरे पर दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, हमारे पर केस ना हो। अपने भाई को भी उन्होंने, नवाज शरीफ साहब का वो बहुत एहतराम करते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। मुझे याद है कि आज से 8-10 साल पहले उनकी वालदा शमीम बीबी हयात थी, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो मरियम को पार्टी सदर करने लगे तो नवाज शरीफ शहबाज ने जाके कहा था अम्मा जी भाईजान दी मैं ना नहीं की ना करें। तो देखें नवाज शरीफ 4 साल बाहर शेरवानी सला के बैठे रहे, वज़ीर आज़म बनूंगा, वज़ीर आज़म बनूंगा, कभी प्लेट नीचे आए कभी ऊपर आए। इतने तो कभी भी मैंने चिड़ियाघर बंदरों को जंपे लगाते हुए नहीं देखा, एक शाख से दूसरी शाख, दूसरी से तीसरी चौथी। भाई उन्होंने पूरी कैंपेन वज़ीर आज़म की लगाई, 2 दिन पहले अखबारात ने उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया। तो वो बड़े उन्होंने ऐसा गेम की, ऐसी गेम की कि वो घर के वज़ीर आज़म नहीं रह सके, अब वो एडवाइजर टू सीएम पंजाब है। ठीक अब राना सनाउल्लाह का जो आपने जिक्र किया, वो मियाँ साहब के कहने पे बोल रहे हैं, जवेद लतीफ मियाँ साहब के कहने पे बोल रहे हैं। अच्छा। और 5 दिन पहले जाती उमरा इनका मियाँ साहब से करीबी राब्ता भी हुआ। रकीबों को कासद बनाते नहीं, जो कासद भेजा था वो अतर काजमी का भी जानने वाला था, मुझे भी उसने कुछ बातें बता दी। अच्छा, ये तो मैं अतर से भी पूछूंगी, लेकिन इरशाद आरिफ साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद आरिफ साहब, अभी आप ज़रा कि आपने आधी गुफ्तगू सुनी है आरिफ अमीर भट्टी साहब की, लेकिन आपको क्या लगता है ये वाकई इतने मायूस हो गए बड़े मियाँ साहब के, वो छोटे मियाँ साहब के खिलाफ अब बयानात दिलवा रहे हैं थ्रू राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ एंड कंपनी? अच्छा, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि मियाँ साहब ज़ाहिर बात है मायूस होंगे। वो वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, यहाँ आके कौमी असम्बली में के इजलासों में अपने ख़िलाफ़ नारे सुनने के लिए तो इतना सफ़र उन्होंने नहीं किया था, और ना ही वो पंजाब काबीना की इजलासों की सदारत करने तशरीफ़ लाए थे। लेकिन ये जो राना साहब बोल रहे हैं या जावेद लतीफ़ साहब बोल रहे हैं, ये नाराज़गी का इसमें अंसर कम है, बल्कि ये मियाँ साहब का एक पुराना तरीका है गुड काप और बैड काप का, कि हमेशा आपको पता है कि जब जरदारी साहब के साथ उनकी बाकायदा यानी इत्तेहाद था, आपको याद है हुकूमत में भी उनके वज़ीर शामिल हो गए थे, तो उस वक्त भी मियाँ साहब के बयानात जो होते थे वो ऐसा लगता था कि वो अपोजिशन का हिस्सा हैं। 2-3 महीने तक जब वो काबीना जरदारी की काबीना में, गिलानी साहब की काबीना में शामिल थे, तो उस वक्त भी मियाँ साहब ये तासुर देते थे मैं तो अपोजिशन का हिस्सा हूँ। जब उनकी पंजाब में हुकूमत कायम थी उस वक्त भी वो ऐसे ही तासुर देते थे। खुर्शीद शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आज़म बन गए थे तो उस वक्त वो भी अपना एक फासला रखते हैं और ये बताने की लोग कोशिश करते हैं कि हुकूमत भी हमारी है और अपोजिशन भी हमारी है। इस वक्त अपने तौर पर वो सही है या गलत है, पॉलिसी उनकी ये नज़र आती है कि हुकूमत तो हमारे पास है ही, पंजाब भी है, मरकज़ भी है, लेकिन जो स्पेस इमरान खान के पास है यानी वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है वो भी मेरे पास रहना चाहिए। लेकिन ख़ुद चूँकि जुर्रत नहीं कर सकते कि अगर वो ख़ुद बोलें या कोई बात करें तो हुकूमत सबसे पहले तो मरियम बीबी की हुकूमत जाएगी, तो इसलिए वो इन लोगों से 2-3 लोग जो उनके भूपू किस्म के लोग हैं वो इनसे ऐसी बातें करवा रहे हैं, और आगे चल के मुमकिन है इसमें थोड़ी सी मज़ीद भी इजाफा हो। लेकिन क्या वो शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ हैं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से अगर वो नाराज़ हूँ तो शहबाज शरीफ की हुकूमत एक दिन भी कायम नहीं रह सकती, क्योंकि पार्टी के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हैसियत बिल्कुल कुछ नहीं है, ना उनका वोट बैंक है, ना उनका पार्टी के अंदर कोई बहुत मजबूत लॉबी है। जो 2-4 लोग समझे जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनको भी कोई यानी उनको भी इल्म है इस बात का कि नवाज शरीफ के अलावा सिवा हम कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ पे अलबत्ता वो हो सकते हैं नाराज़गी अगर है तो सिर्फ एक इशू होगा, वो है इसहाक डार साहब का। इसहाक डार साहब को अगर उनकी मर्ज़ी की वजारत नहीं मिली या उनको डिप्टी वज़ीर आज़म का मकाम मर्तबा नहीं मिला
تو یہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں لیکن وہ اسحاق ڈار صاحب کو کہیں نہ کہیں تو ایڈجسٹ کرتے ہوئے ارشاد عارف صاحب نظر آتے ہی ہیں، چھوٹے میاں صاحب کبھی کسی کمیٹی میں کبھی کسی کمیٹی میں۔ عطر مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہی معاملہ ہے، جیسے کہ دونوں معزز گیسٹ جو ہیں میرے ارشاد عارف صاحب بھی اور عارف امین بھٹی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ یہ جو نون لیگ کے اندر کے اختلافات ہیں وہ بڑے شدت پکڑتے جا رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو آلریڈی طے ہو گیا تھا کہ اگر بڑے میاں صاحب نہیں آتے تو پھر ان کے بدلے قربانی کے طور پہ یعنی ان کی قربانی قبول ہوگی اور پھر مریم نواز صاحبہ کو منصب دے دیا جائے گا، تو پھر کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گھبراہٹ ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کوئی اختلافات ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ سپیس حاصل کرنے کے لیے اپنی جگہ واپس حاصل کر جی، یہ بنیادی طور پہ اسی قسم کا طریقہ کار لگ رہا ہے مجھے، جہاں تک میری رائے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ یہ اپنی سپیس کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ان کو لگا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب آئے، پھر آپ نے دیکھا محسن نقوی صاحب آئے، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا، تو اگر وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ تو میرے خیال میں ان کو لگتا ہے کہ جماعت کی حکومت بھی ہے لیکن سپیس نہیں ہے جس کے اندر وہ آپریٹ کر سکیں، تو اس کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں تاکہ کہیں اور بھی میسج چلا جائے۔ اگر شہباز شریف صاحب نے یا ڈار صاحب نے کہیں پہ جا کے بات کرنی ہے تو وہ کہہ سکیں جناب دیکھیں ہماری تو اپنی جماعت کے اندر بڑی ریزنٹمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ وہ اپنی جگہ واپس حاصل کرنے کی کوشش مجھے لگتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اختلافات ہوتے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے کہ ہم نے حکومت نہیں لینی، وفاق کے اندر وہ حکومت نہ لیتے، پنجاب میں وہ حکومت نہ لیتے۔ میاں صاحب نے تو دیکھیں الیکشن ہارنے کے باوجود وکٹری سپیچ کی، اور اس چیز کا ان کو ادراک ہے۔ میاں صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، کھانا پوری کی نا، کیونکہ وہ شام 6 بجے بھی وکٹری سپیچ کرنا تھی، پھر 10 بجے پہ چلی گئی، وہ بھی وکٹری سپیچ کرنا تھی، پھر رات 2 بجے چلی گئی کہ شاید ابھی وکٹری سپیچ کا ٹائم آ جائے۔ وہ اکثر لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ شاید میاں صاحب اس وجہ سے سو بھی نہیں پائے، پھر رات 2 بجے کے بعد انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں سون۔ جی، 8 فروری کو میرے خیال میں بہت سارے لوگ نہیں سو پائے ہوں گے، جو لوگ کوریج وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے الیکشن کی، تو اس وجہ سے میرے خیال میں پھر انہوں نے اگلے دن وہ کر دی سپیچ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سپیس واپس حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور ایک طرح سے پیغام دینے کی کوشش ہے کہ اسی حد تک چیزوں کو لے کے جائیں جہاں تک ہماری جماعت ساتھ چل سکے۔ اگر بہت زیادہ چیزیں امپوز کرنے کی کوشش کی گئیں تو ہو سکتا ہے کہ جماعت کے اندر ہی کسی قسم کی ایک وہ اختلاف یا کوئی چھوٹی موٹی بغاوت سامنے آ جائے۔ اچھا، یو ریزڈ اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، میں چاہوں گی کہ میں تینوں سے باری باری ڈسکس کر لوں۔ عارف امین بھٹی صاحب، یہ ہم نے مجھے میں غلط نہیں ہوں مجھے یاد کرا دیجیے گا، 86 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آئی تھی تو ان کو بھی کچھ وزارتیں جو ہیں وہ چوز کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی مور اور لیس وہی کنڈیشن ہوئی ہے، وزارت خزانہ کس کے پاس جائے گی یہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہ جو محسن نقوی صاحب کا ایڈیشن ہوا ہے، بیکاز آئی نو ہیم ایز اے جرنلسٹ اینڈ ایز اے میڈیا آرگنائزیشن آنر، اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ وہ عارف امین بھٹی صاحب پنجاب بھی چلا چکے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے وہ بھی صلاحیتیں دیکھ لی ہیں، محسن سپیڈ والی بھی صلاحیتیں دیکھ لی ہیں۔ کہ کیا سیاست میں بندے کم پڑ گئے ہیں، اتنے درینہ لوگ ہیں، اتنی پرانی سیاست کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ کیا ہوئی ہے؟ اچھا میڈم، ایک تو بدقسمتی ہے کہ میں اتنی خوبصورت ایک محمد رفیع کی آواز سے محروم اور ایک قطر کاظمی کی بات نہیں سن سکا۔ ہم عام شہریوں کے لیے ہمیشہ مشکلات ہی رہی ہیں، اگر سیلری ختم ہو جائے تو فرسٹ پہلی نہیں آتی، سٹاپ پہ کھڑے ہوں تو وین نہیں آتی، سپر سٹار کسی صحافی کے ساتھ بیٹھ جائیں اس کی آواز نہیں آتی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری بیڈ لک ہی ایسی ہے۔ نہیں بھائی، رہ گئی بات کہ محترمہ، جی تو یہ گزارش ہے کہ دیکھیں محسن نقوی نہیں انٹر ہوئے، شہباز شریف انٹر ہوئے ہیں۔ خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ان 2-3 بندوں کی وجہ سے ہماری حکومت کا استحکام ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ محسن نقوی کی مہربانی وہ وزیر داخلہ تک رہے، اگر وہ وزیر اعظم بھی چاہتے تو وہی بنتے۔ بے نظیر جب 86 میں آئی تھی وہ لیڈر تھی، اس کے پیچھے سر ہی سر تھے، نہ ٹی وی تھا نہ سوشل میڈیا تھا، 3-4 گنتی کے اخبار تھے، سر ہی سر تھے۔ تو یہ جب آئے تو انسان کم
کرائے کے لوگ زیادہ نظر آئے, ویگنیں زیادہ آئی, بسیں زیادہ آئی. خود مولانا صاحب نے کہا 25,000 مینارے پاکستان میں بھرے ہیں. اس کے بعد اکھیاں اڑیک دیاں, دل واجہ ماردا, ہر جلسے میں جا کے میاں صاحب یہ گانا گاتے رہے کہ آجو میری بھی تقریر سن لو. تو جب آپ کے پاس سٹریٹ پاور نہ ہو, سیاستدان کا کیا ایسٹس ہے؟ ووٹر, سپورٹر, جو اس کے لیے باہر نکلے, لوگوں کو کنونس کرے, اس کا دفتر کھولے, اسے ووٹ ڈالنے جائے. تو جب ارشاد عارف صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, انہوں نے کہا جی شہباز شریف کا ووٹ بینک نہیں ہے, نواز شریف کا بھی اب صرف بینک رہ گیا, ووٹ تو عمران خان کی طرف چلے گیا. یہ کڑوا سچ ہے. وہ کب تک رہتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. کسی سٹیج میں لاہور ذوالفقار علی بھٹو کا گڑھ ہوتا تھا. ایک حقیقت ہے, آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کو چھوڑے تو لاہور میں جو نواز شریف نے 1 ارب روپے سے زیادہ لگا کے جلسہ کیا تھا, زیادہ لوگ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے. میں عمران خان کا سپوکس مین نہیں ہوں, خدا نہ خواستہ, لیکن فیکٹس ہے. ہاں سچ کہنے میں مہر ہے. لیکن جب آپ راتوں رات 10:30 بجے حکم آئے کہ رزلٹ نہیں دینا, ایک فلائٹ اس کراچی سے اڑے, ایک فلائٹ لاہور سے اڑے, وہ پنڈی چلے جائے کاظمی صاحب سے ملاقات کرنے, وہ کہے بھائی یہ 250 سیٹیں تو آپ کی ہیں ہی نہیں, یہ تو وہ لے کے جا رہا ہے. اس کے بعد 3:30 بجے نتائج آئے. تو پھر آپ جو آپ کو نتائج دیتے ہیں نا, آپ کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف لوزر ہے؟ عارف بھٹی صاحب وہ تو کمیشن ہے نا, اور پاکستان میں کمیشن یہی چلتا ہے, آئے ہو تکیلے آئے ہو, چلے ہو کی دے کے چلو. سلیکشن کمیشن کی جو آپ نے بات کی ہے, کیا بلے کا نشان میں نے چھینا تھا؟ یہ سلیکشن کمیشن سے پوچھے. کیا انٹرا پارٹی الیکشن تمام جماعتوں کے ہوئے 173 جماعتیں ہیں, مجھے سلیکشن کمیشن, وہ معافی چاہتا ہوں میڈم آپ مجھے مروائیں گی, الیکشن کمیشن, سوری نہیں عارف حمید بھٹی صاحب, الیکشن کمیشن ہے, میں وہی تصحیح کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا شاید الیکشن کمیشن, سوری الیکشن کمیشن کو 173 پارٹیوں کے نام بتا دے جس کے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن مانے ہیں. وہ بھائی وہ ریموٹ سے چل رہے ہیں. یہ جو حکومت آئی ہے اس سے زیادہ نمار کاکڑ پاورفل تھے. دیکھیں نا, جس حکومت میں نون لیگ یقیناً ایک بڑی جماعت رہی ہے, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. پنجاب سے آزاد ہو جائے محسن نقوی صاحب, سندھ سے آزاد ہو جائے فیصل واڈا صاحب محترم, انوار کاکڑ صاحب ہو جائے, تو نون لیگ کی وہ جو ضیاء الحق کی پیدائش ہے وہ تو بیچارے ختم ہو گئے نا. کیونکہ ضیاء الحق کا کبھی مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے کہا تھا ہم ہمارا مشن پورا کریں گے. آج کل وہ مشن کسی اور کا پورا کر رہے ہیں. اور ہڈانا ثناء اللہ اور جوید لطیف کو اصل غصہ یہ ہے کہ سر ہارے تھے تسی بھی سو میاں صاحب, ساڈا نام ہی جتن والی لسٹ چھپا دیں دے. 47 ہی فارم بھرنا تھا نا, وہ کون سا ووٹوں سے جیتنا تھا. عارف حمید بھٹی صاحب مجھے آپ باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں, لیکن اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, صرف ایک بات, یہ کیا عمرے پہ کون کون گیا ہے؟ یہ مریم نواز. کاظمی صاحب سے پوچھے, شاید میں چلے میں چاہوں گی کاظمی صاحب, اس کا کاظمی صاحب بتائیں کون کون گئے ہیں. میں جی جو بھی گئے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے لیے دعا کریں گے, وہ وہاں پہ جا کے, اور یقیناً پاکستان میں بہتری آئے گی. تو ہماری تو خواہش ہے کہ جو بھی عارف حمید بھٹی صاحب اسے کہتے ہیں صحافی, نہیں اسے کہتے ہیں صافی, صافی کرتا کام. نواز شریف صاحب گئے ہیں ماشاءاللہ. چلے سر مجھے عارف حمید بھٹی صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں وہ آپ عمرے پہ گئے, آپ بریک لے لیں. میں بریک پہ جاتی ہوں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہوا ہے الیکشن سلیکشن کے بیچ میں, ہم عمرے پہ پہنچ گئے. ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. اطہر کاظمی صاحب بتائیں پھر یہ عمرے کا کیا چکر ہے, اور بھی چھوٹا سا سوال بھی لے لیں. اگر فارم 47 والا ہی معاملہ تھا تو پھر فارم 47 میں تو وہ لوگ بھی کلیئر ہو سکتے تھے جو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ حکومت مخالف ہی باتیں کر رہے ہیں, سسٹم مخالف باتیں کر رہے ہیں, ان کو کیوں نہیں کلیئر کیا؟ بظاہر لگتا ہے اس طرح کہ گلا بھی وہ کچھ اسی قسم کا. جاوید لطیف صاحب نے تو ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ جب میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں پھر ہم وہ لاہور کا میاں صاحب کا حلقہ بھی کھلوا دیں گے. تو وہ اس طرح کی باتیں تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ایشو کیا ہے؟ دیکھیں ایشو یہ ہے اس وقت فروا کہ ہم نے 70 80 100 ارب روپیہ لگا کے ایک الیکشن کروایا. اس الیکشن کا کیا فائدہ اگر اس کے اوپر اس قسم کے نتائج بننے کہ آپ 100 ارب روپیہ لگائیں اور 100 روپے کی پینسل پکڑ کے کوئی بھی نتائج تبدیل کر دیں.
یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پورے سسٹم کے اوپر. اس طرح چیزیں جو ہے نا لانگ ٹرم آپ اس طرح چیزوں کو نہیں چلا سکتے. دوسری بات جو جماعت کے اندر سے حکمران جماعت کے اندر سے جو گلے شکوے آ رہے ہیں، رانا صاحب نے محسن نقوی صاحب کا نام لیا کہ وہ چاہتے تو وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. اب جو محسن نقوی صاحب ہے نا، وہ بنیادی طور پہ اس وقت پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے یا جس طرح اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے، اس کی اگر کوئی تصویر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ محسن نقوی صاحب کی ذات بن چکی ہے. اس لیے کہ وہ نگراں وزیر اعلیٰ تھے، غیر جانبدار تھے. اب وہ وفاقی حکومت کی کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئے ہیں آزاد. تو یہ جو آئین اور قانون کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، محسن نقوی صاحب اس کو بہترین طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس وقت. اور محسن نقوی کا جو کریکٹر ہے، یہ ان کی ذات کے حوالے سے بات نہیں میں کر رہا، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو نگراں وزیر اعلیٰ تھی. محسن نقوی صاحب ذاتی طور پہ بہت اچھے ہو سکتے ہیں، ان کے لوگ تعریف کر سکتے ہیں، ذاتی طور پہ مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. لیکن وہ جو نگراں وزیر اعلیٰ تھا، پھر وہ آ کے وفاقی حکومت میں شامل ہو گیا، پھر وہ سینٹ کے اندر سینیٹر بھی منتخب ہو گیا. یہ جو آئین اور قانون کے ساتھ جس قسم کا مذاق ہوا ہے، میرے خیال میں یہ بڑا عرصہ یاد رکھا جائے گا. لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا اور اینگل سے دیکھتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اینکر کر رہے ہیں اس وقت، یہ والی اینکر نہیں جو میں اور آپ لوگ کرتے ہیں، وہ اینکر وہ جو شپ کا اینکر ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس وقت جو کردار ادا کر رہے ہیں محسن نقوی صاحب یا وزیر خزانہ، یہ وہ والا کردار بھی تو ادا کر رہے ہیں گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیں، اگر وہ کردار ادا کرنے کے لیے محسن نقوی صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے تو میرا نہیں خیال، میرے خیال میں شہباز شریف سے بہترین اینکر کون ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی تو سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. وہ تو پل سے لے کے ہر چیز کی جو ہے وہ ہر طرف وہ دیتے ہیں، کریڈٹ ہر طرف بانٹتے ہیں، نہ وہ کوئی اختلاف کرتے ہیں. تو ایسی کوئی وہ ہوتا ہے نا، کوئی ایسی حکومت ہو جس کے اندر آپ کو لگے کہ کوئی اختلاف ہے اور ایک آدھی ایسی شخصیت ہو جو بیچ میں پل بن سکے. تو اس وقت تو ضرورت نہیں تھی. شہباز شریف صاحب تو خود ماشاءاللہ فلائی اوور ہیں بٹوین اسلام آباد اینڈ پنڈی، وہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. پر آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن محسن نقوی صاحب کو وفاقی کابینہ میں شامل کر کے میرے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو کلیئرنس دیتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کیا اس بار شہباز شریف پہ؟ واللہ علم، ٹو بی آنسٹ ان کے ذہن میں کیا ہے، کون کلیئرنس دیتا ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا. پر میرے خیال میں یہ شہباز شریف صاحب کے اوپر ایکسٹرا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو محسن نقوی صاحب کی شکل میں ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو بہت سارے کوسچنز نہ ہوتے. جہاں تک وزیر خزانہ کا تعلق ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ ملک کی اکانومی کی ضرورت تھی، ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو اس کو ہم نے پہلے نہیں آزمایا ہوا، تو وہاں پہ تو کیس بنتا ہے. یہاں پہ محسن نقوی صاحب کو لانا، پھر چیئرمین پی سی بی بھی ہیں وہ، تو میرے خیال میں الٹا حکومت کے اندر جو ہے نا کافی اس کی وجہ سے اضطراب بھی ہوگا اور پھر آپ کو کافی آوازیں بھی سنائی دیں گی. اچھا، ویسے دونوں جابز جو ہیں شاہد عارف صاحب بڑی ڈیفیکلٹ ہیں، چیئرمین پی سی بی ہونا اور پھر وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالنا، یہ دونوں فل ٹائم جابز ہیں جو محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن کر رہے ہیں. بہرحال یہ کلیئرنس والا معاملہ شاہد صاحب مجھے بتائیے گا، کون دیتا ہے کلیئرنس؟ کیسے مل گئی کلیئرنس؟ کیوں مل گئی کلیئرنس؟ یہ تو اب ان سے پوچھنا چاہیے نا جنہوں نے حکومت بنائی ہے، جو چلا رہے ہیں. یہ ان کا ہیڈیک ہے، ہمارا آپ کا کیوں ہے. جب میاں شہباز شریف صاحب کو اعتراض نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اعتراض نہیں ہے، اسحاق ڈار کو اعتراض نہیں ہے، تو ہم کیوں خام خواہ اعتراض کیے چلے جا رہے ہیں؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے. میں آپ کو سر میں کلیئر کر دیتی ہوں، میں نے تو ووٹ دیا ہے نا سر. بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر آیا 88 میں. بینظیر بھٹو صاحب کا مینڈیٹ بھی چوری ہوا تھا پارشلی. ان کا جو اصل سیٹیں تھیں وہ نہیں دی گئی تھیں، لیکن جو بھی وہ سیٹیں لے کر آئی تھیں اس وقت 85 سیٹیں تھیں ان کی، وہ اپنے زور بازو سے ایک فوجی حکومت کے جبڑے سے انہوں نے وہ سیٹیں نکالی تھی اور اس کے بعد وہ حکومت بنائی تھی. اور پھر ان پر چونکہ ٹرسٹ نہیں تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ آ کے انتقام لیں گی، تو اس لیے ان پر مسلط کیے گئے تھے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ. اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے. اب اصل وجہ یہی ہے کہ چونکہ مینڈیٹ اپنا نہیں ہے اور حکومت جس طرح، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، تو حکومت جن شرائط پر ملی ہے اور لی گئی ہے وہ قبول کرنی پڑے گی. بھٹی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی عمرے پر کون کون لوگ گئے ہیں. یہی سوال جو ہے وہ میرے خیال سنا ہے کہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا لمبا چوڑا قافلہ چلا گیا ہے، اتنا بڑا قافلہ چلا گیا ہے، تو میرے لیے کوئی سیٹ نہیں تھی اس میں.
क्योंकि अभी तक की इतला तो यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं इस काफ़िले में, इस जहाज़ में उनके लिए जगह नहीं पड़ी। और फिर मुझे वो याद आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब रज़ाकाराना जलावतनी उन्होंने इख्तियार की थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त गौस अली शाह साहब ने सवाल किया था कि इतना बड़ा जहाज़ जा रहा था, अगर सीट नहीं थी तो हमें कम से कम कदमों में जगह दे देते, हम नीचे बैठ जाते लेकिन हमें साथ तो ले जाते। तो असल तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, सबसे ज़्यादा सवालात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि मैं क्यों आया और मैंने आके मईशत सुधारनी थी, मैंने आके मुल्क को संवारना था, मैंने आके इमरान खान का मुकाबला करना था, लेकिन मुझे तो अपने भाई ने और बेटी ने जो दूध से मक्खन से बाल की तरह निकाला है, उस तरह निकाल दिया गया है। अब मसला जो इस वक्त हमें डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि ये निज़ाम जो हाइब्रिड निज़ाम है, जो मांगे तांगे की हुकूमत बनी है, ये चल भी सकती है या नहीं, और इसका मुल्क को क्या फ़ायदा है, और क्या एक ऐसा मुल्क जो मुआशी बहरान का शिकार है, जो मुआशी आदमी इस्तेकाम का शिकार है, सियासी बहरान का शिकार है, जहाँ समाजी बहरान पैदा हो चुका है और रोज़ बरोज़ बदअमनी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इंडिया के वज़ीर दिफा ने कल नेशनल टीवी पर बैठ के कहा है कि हमने घुसकर 20 लोग मारे हैं पाकिस्तान में, और आइंदा भी जब हमें मौका मिला तो हम ऐसा ही करेंगे। तो ऐसी सूरत में एक ऐसी हुकूमत, कमज़ोर हुकूमत जिसकी कोई जड़ें नहीं हैं, जो सहारों पर बिसाखियों पर कायम है, वो मुल्क का क्या भला कर सकती है। असल में तो हमें इस इशू पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इतना संजीदा इशू है बाय द वे कि आप इंटरनेशनली क्या पैगाम दे रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि ये जो एक पेज वाला मामला है, अगर इस पे सभी स्टेक होल्डर्स आ जाए, आरिफ हमीद भट्टी साहब, तो फिर क्या ही बात है। वैसे मैं इरशाद आरिफ साहब की एक बात पे कमेंट करना चाहूँगी, वो कभी आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की हो ना, तो वो जब आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो वो बहुत बड़ी पिक्चर आपको शो करते हैं, बड़ा पैकेट, लेकिन जब आप डिलीवरी लेते हैं तो वो छोटा पैकेट होता है। मेरा ख्याल से नून लीग के वोटर्स के साथ वो काम हो गया कि तस्वीर नवाज शरीफ साहब की थी और मिले उन्हें तोहफे में शहबाज शरीफ साहब। लेकिन खैर, ऑन अ वेरी लाइटर नोट ये बात की थी। आरिफ हमीद भट्टी साहब, एक गैलप सर्वे भी आया है, आपकी नज़र से गुजरा होगा, और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना कि मैं इसके बाद जो है वो 804 पे भी डिस्कशन करना चाहूँगी। पहले गैलप डिस्कस कर लेते हैं। 73% जो ताजर बरादरी के लोग हैं, इदारे हैं, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है शहबाज शरीफ साहब पे। अब शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत है कि जिनके बारे में दावा किया जाता है, या नून लीग के बारे में दावा किया जाता है कि जब ये आते हैं तो ये कारोबारी अफराद को फ़ायदा पहुंचाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। ये आपको गैलप सर्वे से क्या पता चल रहा है? अच्छा मैडम, मैं जितना समझा हूँ, अरशाद आरिफ साहब की गुफ्तगू सुनी है, उसके मुताबिक शायद ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं गए उम्रे पे। एम आई राइट? हाँ, आपको पता है पिछले एक अरसा दराज से नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरा वहां गुजारते हैं, गए नहीं या किसी ने इजाजत नहीं दी? पहले तो ये सवाल ढूंढे, जाना चाहते थे, सामान भी पैक था। मैं पागल हाँ, आगे ऑफर है कितनी दफा दसो। ऐसे तो नहीं ना साहब, मैं आरिफ हमीद आधी आधी बातें तो ना बताए ना। देखे 4 दिन पहले तो सामान पैक था, ये अचानक क्या हुआ? ये 2 बंदों ने इंटरव्यू किया, किसने किससे राब्ता किया कि चले मियाँ साहब फिर कर लीजिएगा उम्रा, सामान तो पैक था। बड़ी सिंपल बात है। ये पिछले एक अरसा दराज से इरशाद आरिफ साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। आखिरी अशरा तो वो जाते थे, शहबाज शरीफ साहब तो या मॉडल टाउन या तमीना साहब के साथ आखिरी अशरा होता था उनका, ईद मनाते थे। ये तो नवाज शरीफ साहब जाते थे। ये सवाल क्या है? दूसरा, पिल डैड छड़े कह रहे हैं सिस्टम चला रखा, उस सिस्टम ने इनको अंदर घुसाया है। एक आदमी किसी के घर चोरी करने चले जाता है, घर वाले उठ जाते हैं, वो जब पकड़ा जाता है तो वो घर वाले कहते हैं ओए तुम हमारे घर चोरी करने आए हो? कहता नहीं नहीं सर, मैं तो देख रहा था आप आराम से सो रहे हैं, डिस तो आपको तंग तो नहीं कोई कर रहा। तो ये बेचारे इख्तिदार में थे नहीं, जबरदस्ती इन्हें हुकूमत दे दी। अब जिन्होंने हुकूमत दी है, आप समझते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल भी इनको दे दे? इतनी लेटेस्ट LED आई है, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, वो छोटा भाई सबसे ऊपर एंटीना पकड़ी रखता था। ये जब अतर का आदमी सबको मैं बचपन से सुन रहा हूँ,
तो अब दुनिया तरक्की कर गई है और ये हुकूमत तब तक चलेगी जब तक किसी की, दो लोगों की नाराजगी है। वो नाराजगी के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर बात हो रही है। मैं इस अपनी खबर पे कायम रहूंगा। आरिफ अमीर भट्टी साहब, ये तो वो जो रिसेंटली जो तोशा खाना वाला केस हुआ है उससे थोड़ी सी जमानत भी मिलती है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अब आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं इसी पे डिस्कशन कर लेती हूँ। ये जो पेशावर काबीना में जो केपी काबीना मिली, जाके इफ्तार डिनर हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि शायद बर्फ पिघलना शुरू हो गई। भी आपने भी वो बात कर दी है, ये बर्फ कितनी देर में पिघलेगी? क्योंकि इससे हुकूमत को बड़ा खतरा है। देखिए, हुकूमत तो जिस दिन खान साहब के साथ बनी अडयाला जेल में दूसरा राब्ता बढ़ा हुआ, मैंने पहले भी बहुत अरसा इनकार करते रहे, मेरे सबसे कम इल्म आदमी हूं, अब भी हुआ। खान साहब एक बात नहीं मान रहे। अगर वो एक बात मान ले, कौन सी तो बजट के बाद फौरी तौर पे मामला तो आपको दूसरे रुख जाएंगे, लेकिन वो मेरी इतला है नहीं मान रहे किसी भी सूरत। अच्छा सर, वो बात बता सकते हैं? पार्टी के सबके केस भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा करें, ईद है, बकरा ईद पे मेरी कुर्बानी रख लें, इस दफा जरा दरगुजर कर लें। चले, मैं कोशिश करती हूँ कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली हम ना आए। अदर ये क्या होगा अगर, क्योंकि देखिए हालात पाकिस्तान में कभी भी किसी सियासी जमात के खिलाफ कंटिन्यूसली नहीं रहते हैं। हमने बहुत सारी मिसालें वैसे तो पाकिस्तान में मिलती हैं। अभी रिसेंट की नवाज शरीफ साहब की ले लेते हैं, टीवी पर भी बैन थे, उनकी बेटी भी नहीं आ सकती, लेकिन फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल के एहसासात भी बदल गए। ये इधर जो 804 है नंबर, इधर भी जज्बात, एहसासात, मोहब्बत कुछ लग रहा है आपको? क्योंकि भट्टी साहब को तो लग रहा है। मुझे नहीं लगता, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये कोई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा। जो जिस किस्म के हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, वो खान साहब ने एक सियासी बयानिया बनाया, उनके लिए भी उधर से नीचे आना मुश्किल होगा। अगर दूसरी साइड पे, हुकूमत की साइड पे किसी को मुश्किल होगी, तो इमरान खान साहब को खुद भी क्लाइम बैक करना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि फिर 9 मई का वाकया जो बीच में आया, उसके ऊपर हुकूमती जो शख्सियात, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले दोस्त किस किस्म का बयानिया बनाते रहे। टोटल उन्होंने अपनी सारी सियासत उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी और ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब ये खुदा ना खास्ता एक जो जमात है ये मुल्क दुश्मन है। अब वही दोस्त जो है हुकूमत वाले कंप्लेन कर रहे हैं और उनके हामी जो हैं वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी कोर कमांडर साहब ने क्यों ब्रीफिंग दी अली अमीन गंडापुर को। इससे तो एक चीज साबित होगी कि जो नून लीग का बयानिया था, जो पीपल्स पार्टी का बयानिया था, जो पीडीएम की हुकूमत का बयानिया था कि खुदा ना खास्ता एक पूरी जमात उसमें मुलविस है और उसका जो मेन किरदार है वो अली अमीन गंडापुर है, अगर वो इसमें मुलविस होते तो उनको कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग देता, कोई उनको उधर बुलाता। तो ये पता चलता है ना कि सियासत होती है यहाँ पे बहुत सारे मामलात पे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर, क्या कब तक ये हिजान की कैफियत रहेगी फरवा? कब तक एक दूसरे के आमने सामने हम रहेंगे? अब चीजें उस नहज पे पहुंच गई जहाँ पे सबको संजीदगी से सोचने की जरूरत है कि हम अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपने छोटे से फायदे के लिए या अपोजिशन के लिए कहीं मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। और मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, मेरी नाकिस अकल है, मेरा तजर्बा भी ज्यादा नहीं, पर मैं ये समझता हूँ कि हम बॉर्डर लाइन वहां पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ पे हमारी हरकतों की वजह से खुदा ना खास्ता ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो चीजों को देखने की जरूरत है। अगर ये जमहूरियत है तो आवाम को फैसले करने दें, आवाम जो वोट डालती है, जिधर वो वोट डालती है वहां से निकलने दें। अगर आपने जी जमहूरियत तो देखे ना, है ना, मैं और आप बात कर रहे हैं ना, भट्टी साहब भी बात कर रहे हैं, कुछ चीजें बीच में। मैं देखे कादमी साहब सोए शेर को जगाते नहीं और सुपरस्टार तजिया निगार को टोकते नहीं, लेकिन ये भी दरगुजर कर देना। डू यू थिंक ये जमहूरियत अवाम ने जिसको वोट दिया है उसी की हुकूमत बनी है? ये इसका जज आप बन जाए, अल्लाह का वास्ता है मौजूदा वो वाले ना बनिएगा जो आजकल है। पहले बताएं। ठीक है, अच्छा भट्टी साहब, पहले तो तुसी मैंने इतना सीनियर बनाया कि लोग समझ रहे होंगे कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बीट रिपोर्टर था। ठीक है मेरे पास इतना तजर्बा तो नहीं है कि मैं ये कर सकूं, पर जो अवाम की हुकूमत होती है ना, उसकी ताकत, उसकी मॉरल अथॉरिटी वो सामने नजर आती है। अच्छा वैसे और ना वेरी सीरियस नोट, अदर अवाम की अगर हुकूमत होती है तो फिर अवाम की हुकूमत दिखती भी है। अब ये जो गवर्नमेंट आई है ये अवाम की
क्या कहते हैं वोट की ताकत जिसे हम कहते हैं, उससे आने के बाद आवाम के लिए क्या करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आई वांट टू डिस्कस कि इकोनॉमी हमारी कैसे बेहतर हो सकती है। एक ब्रेक ले लेते हैं, मुझे भी ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे पीछे भी कुछ लोग बैठे होते हैं और वो बार बार टाइम नोट कर रहे होते हैं कि आपने 1 मिनट ज़्यादा ले लिया, तो नहीं लेते 1 मिनट ज़्यादा, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इरशाद आरिफ साहब, आपको हम खामोश नहीं देखना चाहते, तो मुझे बताएं कि ये जो एक बहस चल रही थी कि जमहूरियत है या नहीं है, आप हमें इस पे रहनुमाई दें, है कि नहीं है, अवाम वाली है? देखिए जी, फारसी का एक मुहावरा है कि आंचे कुनद दाना कुनद नादा वाला एक बादल सहाबी विसियार के जो काम एक दाना करता है, नादान को भी बिलाखिर वही करना होता है, लेकिन खराबी पैदा करने के बाद। 8 फरवरी जो थी, 9 अप्रैल को जो डेडलॉक पैदा हुआ था अवाम में और मुक्तदरा में, जो फैसला साज और या जो हुक्मरान इत्तेहाद था उसमें, उसको 8 फरवरी को लोगों ने तोड़ा, उन्होंने उस डेडलॉक को ख़त्म किया। लेकिन फिर हिमाकत ये हुई कि उस डेडलॉक को बरकरार रखा गया। अब हालात का जबर जो है वो इस डेडलॉक को तोड़ेगा। कितने अरसे में तोड़ता है, 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, वो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर ना सिस्टम चल पा रहा है, ना मुल्क चल पा रहा है, और ना अवाम किसी बात से मुतमईन हो रहे हैं। तो दाना जो होते हैं वो दूसरे के तजर्बात से सीखते हैं, नादान खुद तजर्बे करते हैं, और हालात का जबर जो है वो उनको सीधे रास्ते पर ला खड़ा करता है। देखें, इस वक्त जो तवक्कुआत हमारी थी सऊदी अरब से, चीन से, UAE से, कतर से, वो तो कोई भी पूरी नहीं हुई और पूरी होती नज़र भी नहीं आ रही। इसलिए कि ये जो सरमायाकारी है, ये जो पैसा है, ये वादे वईद पर नहीं होता, बातों पर नहीं होता, वो ठोस हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही आपके पास पैसा आता है। ठोस हक़ाइक़ होते हैं, ज़मीनी हकीकतें होती हैं, जिनकी बुनियाद पर आपका मुल्क चलता है, मुल्क के मामलात चलते हैं। हम एक ख्वाब देखते हैं और ख्वाब की बुनियाद पर मुल्क को चलाने की इस तरह जो परचून की दुकान है वो भी नहीं चलती, जिस तरह हमारे यहाँ हमारी हुक्मरान इत्तेहाद चलाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हालात का जबर उस तरफ ले जा रहा है जिस तरफ भट्टी साहब इशारा कर रहे हैं कि बिल आखिर हर एक को अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा, अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी, अवाम के मैंडेट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर यही सूरत हाल जो आज है, अगर अगले 2 महीने आप मई के जब बिल आएंगे तो और जून के जब बिल आएंगे तो और कोई चीज़ भी ज़रूरत नहीं होगी किसी बड़ी सियासी तहरीक के लिए, लोगों को सड़कों पर आने से रोकना मुमकिन नहीं रहेगा। ये महंगाई का, बेरोज़गारी का, बदअमनी का, आज भट्टी साहब मुझसे बेहतर समझते हैं, ये बड़े अच्छे रिपोर्टर रहे हैं, ख़ासतौर पर क्राइम रिपोर्टिंग में इनका नाम है, कि आज जो सूरत हाल कराची की होती थी आज वो लाहौर की बन चुकी है। हमारी सड़कें, हमारी गलियां महफूज नहीं हैं। तो ये कितने दिन आप ऐसे चला लेंगे? जब बेरोज़गारी होगी, जब महंगाई होगी, जब आप वसाइल सारे जो हैं एक महदूद तबके तक जो है कि तसर्रुफ में चले जाएंगे, आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। अक्लमंदी का आप मुलाहजा करें कि इस वक्त नई फसल गंदम की आने वाली है, आपने एक तो कीमत जो है 100 रुपया कम कर दी सिंध से, यानी जो पहले कीमत मिल रही थी वो भी आप नहीं देंगे। दूसरा, मेरी इतला ये है, ये भट्टी साहब कंफर्म कर सकते हैं या तर काज़मी साहब, कि इस वक्त कराची पोर्ट पर कितने जहाज़ गंदम के खड़े हुए हैं। यानी ये वक्त है गंदम मंगवाने का जब नई फसल आपकी सर पे खड़ी हुई है। तो इस तरह की जब आप प्लानिंग करेंगे, इस तरह की नाक़िस आपकी पॉलिसियाँ होंगी, और हालत ये है कि लाहौर की सड़कें जो है, नई सड़कें, बनी हुई सड़कें जो 3 महीने 6 महीने पहले बनी हैं, वो तोड़ के फिर बनाई जा रही हैं। तो जब तरजीहात ये होंगी तो फिर मुल्क इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। और मेरा ख्याल है कि हालात का जबर जो है वो ख़ुद ब खुद उस रास्ते पर ले आएगा जो हमारी आपकी ख्वाहिश है कि हम मुल्क में सही जमहूरियत लाएँ। ये जो नित नए तजर्बात हैं इनसे तौबा करें और अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक मामलात को आगे ले जाने की कोशिश करें। हम कोई दुनिया का अलग थलग और मुनफरिद जजीरा नहीं है, हमारे इर्द गिर्द ममालिक मौजूद हैं। यानी हालत ये है कि हमारी करेंसी उस मुल्क से
कहीं कम है, यानी अफगानिस्तान से, जिसके रिजर्व जो हैं ज़र मुबादला के ज़ख़ायर वो मुंजमद किए हुए हैं, जहाँ डॉलर आ जा नहीं रहा और हमारी करेंसी जो है वो 4 रुपए का गालबन एक अफगानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी संजीदा बात आरिफ साहब आपने की है। मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करती हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, IMF में जाना है, ऑलरेडी महंगाई ज़रा से नीचे आई है, बहुत खुशी मना रहे हैं, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है? देखिए, मैं जब छोटा था तो मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है। मैंने अतर काज़मी को कहते सुना था, जमहूरियत होती है आवाम की हुकूमत, आवाम के लिए, आवाम के ज़रिए। मैंडेट चोरी को जमहूरियत नहीं कहते। हो सकता है मैंने गलत सुना हो, काज़मी थे। देखिए, असल इशू जो अरशाद साहब ने कहा, इस मुल्क का 2 वक्त की रोटी है। 11 करोड़ से ज़्यादा खते गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। हुकूमतें चलती है, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो, आपकी इंडस्ट्री लगे, रोज़गार पैदा हो। आप गैर मुल्की तो क्या, पाकिस्तान के 80% उमरा अशराफिया अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं, उसकी इन्हें हुकूमत नहीं। देखे, हुकूमतें यहाँ आवाम वही तरक्की करती है जो अपनी गलती का एहसास करके उसे मान के अपनी इस्लाह कर ले, ना ये कि अपनी गलती को अपनी अना बना ले और 24 करोड़ आवाम को उस भट्टी में फेंक दे, जिससे के बाद वो तूफान आएगा जो इनको संभाले नहीं संभला जाएगा। लाहौर में इस वक्त 300 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें हो रही हैं। घरों में लोगों ने निकलना छोड़ दिया, पार्कों में सैर करना छोड़ दिया है। कैन यू इमेजिन? इशू ये है कि हम साफ पानी नहीं दे सके, तालीम नहीं दे सके, सेहत नहीं दे सके, हम रोजगार नहीं दे सके। तो हुकूमत प्रोटोकॉल लेने का नाम तो नहीं है कि आप एकड़ों में जाए, जहाज लेकर जाए। तो असल इशू जो शाद आरफ ने कहा, मुझे लगता है इमरान खान पीछे रह जाएगा। ये महंगाई की वजह से लोग रोड पे आ जाएंगे और जो लीडरलेस क्राउड होता है उसे नहीं रोका जा सकता। ठीक है भट्टी साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। अतर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर ये अवाम बाहर आ गई तो फिर तो गल बद गई, वो फिर सही बैठता जुमला? देखिए, मेरे ख्याल में जो 8 फरवरी था वो बेहतरीन मौका था। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे अवाम बाहर निकली और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। अगर वहाँ से हम कोई सूरत हाल को कंट्रोल कर लेते, कोई हल निकाल लेते, तो वो ज़्यादा बेहतर होना था। अब अगर अवाम बाहर आ गई, मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन हुकूमत को खुद भी सोचने की ज़रूरत है। बार बार ये इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी जमात के ऊपर ये ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मैं काफ़ी दिनों से अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब पीछे रह गए हैं। अब मामला अवाम का आ गया है और अवाम जो है बिल्कुल मुतमईन नहीं है अभी इस वक्त चीज़ों से। इकॉनमी भी बेहतर नहीं हो रही, महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो अब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और अब देखते हैं हुकूमत किस तरीके से हैंडल करती है। पर मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा इस हुकूमत के लिए चीज़ों को संभालना। चले, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। अतर, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी ज्वाइन करने का। आरिफ हमीद भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। शाद आरिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सिचुएशन यही है कि हुकूमत जो कह रही है और कर रही है उसके लिए तो एक ही जुमला है, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल हैट एंड नो केटल। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।